नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप के कई देशों के प्रमुखों के साथ मीटिंग के बाद किसी अंतिम सहमति का ऐलान नहीं किया है। यानी अभी बातचीत उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां रूस यूक्रेन युद्ध के रुकने का जश्न मनाया जा सके। हालांकि ट्रंप ने ये घोषणा जरूर की है कि जल्दी ही ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच मुलाकात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता में समझौते पर मुहर लग सकती है। इस त्रिपक्षीय वार्ता में खुद ट्रंप भी शामिल होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि व्हाइट हाउस में किन शर्तों पर समझौता करने की बात तय की गई। क्या यूक्रेन अपनी भूमि का एक हिस्सा रूस को देने के लिए राजी हो गया है? और अगर हो गया है तो वो कितना बड़ा होगा और क्या वो पुतिन को संतुष्ट कर पाएगा? दूसरा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी? और अगर नहीं मिलेगी तो यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए ट्रंप ने क्या वादे किए हैं? क्या अमेरिका यूक्रेन को हथियार बेचकर इसे सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर नाटो कोई और कदम भी उठाएगा? अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर खान, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या कुछ कुछ डील बनी है, कुछ शेप लिया है? इस पूरे बातचीत और घोषणाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक रोड मैप तय हो गया है? मुकेश सर, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते। तो एक तो ये है कि किसी अगर आप स्पेसिफिक सवाल पूछें तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। यानी अगर आपने पूछा कि लैंड स्वैप के ताल्लुक से कौन से टेरिटरीज यूक्रेन को मिलेंगे और कौन से रशिया को मिलेंगे, इसका जवाब ना तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है ना वो लीडर्स के पास है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी गारंटीज जो का जिक्र हो रहा है उसकी स्पेसिफिक नौयत क्या है वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कदम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन धुआं ज़्यादा है और क्लैरिटी कम है। सो दैट इज़ द पॉइंट। और जिस रफ्तार से डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके जा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। जैसे आपको मैंने कहा था कि जो जुमा को जो मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, दैट वाज अ बिग विन फॉर पुतिन। लेकिन एक तरह से मैसेज डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं दोनों पुतिन और ट्रंप, जिससे मुझे ज़रा ताज्जुब है क्योंकि दोनों, खासतौर से ट्रंप को तो मतलब ही इज़ लाइक अ टी पॉट, वो इमीडिएटली उबल जाते हैं गर्म होके। एंड ही इज़ नॉट शेयरिंग के पुतिन के साथ एक्चुअली वाकई में दो दो ऐसे मुलाकातें हुई उनके जहाँ वन ऑन वन थे वो। तो खासतौर से जब गाड़ी में बैठ के उनको लेकर आए वेन्यू पर, तो देयर इज़ नो डिस्क्लोजर। पुतिन ने भी कोई ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें उसने अपनी तरफ से कहा कि मैं ये करके आया हुआ हूँ। नाउ पुतिन के लिए एडवांटेज ये है कि इफ ही कीप्स एवरीथिंग क्वाइट ही कैन ऑलवेज से आई नेवर अग्रीड टू दिस, क्योंकि कोई बेंचमार्क ही नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो वो बाद में कह सकते हैं मैं तो इस पे कभी राजी ही नहीं हुआ था। ट्रम्प कैन से व्हाटएवर ही लाइक्स बट आई नेवर एग्री टू दिस। तो बट ये जो चीज़ें हुई, एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा दिन था ट्रम्प के लिए। ये हफ्ता इज़ गोइंग वेरी वेल। देखिए आप सारे के सारे वहाँ पे लीडर्स मौजूद थे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं ये मीटिंग देख रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि इंडिया की इर्रेलेवेंस ज़ाहिर हो रही थी। इंडिया वाज़ नॉट देयर। बातें तो हम बड़ी करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम भी पावर है। हाँ, लेकिन इंडिया ये वाज़ नॉट यूरोप का मसला था, यूक्रेन हाँ, का मसला था। तो लेकिन हाँ, उसी के बारे में आ रहा हूँ मुकेश जी। मुझे ऐसा लगता है जब यूरोप की बातें होती हैं तो उसमें एशियन पावर्स का कोई दखल ही नहीं होता है। ना यहाँ पे चाइना था, ना सऊदी अरब था, ना जापान, ना इंडिया। ठीक है? मतलब सिर्फ़ इंडिया भी नहीं, चाइना भी नहीं था। लेकिन जब एशिया के मसले होते हैं तो वहाँ पे यूरोप भी होता है, अमेरिका भी होता है, पूरे वेस्टर्न पावर्स मौजूद रहते हैं, तक यहाँ तक कि कनाडा भी बोलने लग जाता है, राइट? तो ये बात मुझे आज एक मतलब आई जस्ट ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ लेकिन कि ये यूरोप के रियलिटी है कि ताकतवर मुल्क ही दुनिया को चला रहे हैं और वही तय करते हैं कि कौन हाँ, किसका हिस्सा होगा, नहीं होगा। लेकिन जो अगर बात आप वो आपने जो टेबल देखें आप, टेबल के उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरा G7 माइनस कनाडा, जापान था। इट वाज़ द बिल्कुल। एंटायर G5 था वो, और सामने ज़ेलेंस्की, नाटो, EU और फ़िनलैंड के लीडर्स थे। जी, बोलिए।
तो नहीं, कुछ तो तय हुआ होगा, ये हाँ, भले ही 3 चीज़ें यूरोपियन तय लीडर। हुए हैं। 3 जी। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। दे हैव अग्रीड, जिस तरह से मैक्रोन ने बाद में इंटरव्यूज़ दिए वगैरह, इट इज़ कि इस मीटिंग में जहाँ जब भी ट्रम्प मौजूद होते हैं, वहाँ यूरोपियंस आर एग्रीइंग दैट वी विल बी गिविंग टेरिटरी टू रशिया इन एक्सचेंज ऑफ पीस। स्पेसिफिसिटी वो जो सेकंड राउंड में जो बायलैटरल मीटिंग का प्लान है बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन, ट्रम्प ने उन पे छोड़ दिया। आई थिंक ट्रम्प डज़न्ट वांट टू टेक द ब्लेम कि तुमने ये टेरिटरीज़ उनको दिया, क्योंकि आपको याद होगा ट्रम्प बार-बार कहते हैं कि ओबामा और बाइडेन के ज़माने में पुतिन ने ज़मीनें ली हैं, मेरे ज़माने में एक भी इंच नहीं लिया। सो ही डज़न्ट वांट टू गिव, इसलिए वो बायलैटरल में दखल नहीं देना चाह रहे। लेकिन जो दूसरी बात फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुतिन ने कोई बयान नहीं दिया इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं और यूरोपियंस ने बात मान ली कि पुतिन हैज़ अग्रीड फॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। हाँ, बातों से साफ ज़रा नज़र आ रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी नेटो, इट विल बी नेटो लाइक। तो मुझे लगता है वो नेटो लाइक जाके वो नेटो लाइट होने वाला है। यानी इट विल बी नेटो विदाउट यूएस ऑन द ग्राउंड। तो दूसरी बात जो तय हो गई यहाँ तक यू कैन से, एक तो कि लैंड विल बी एक्सचेंज, यानी जमीन देंगे वो पीस के लिए। दूसरी कि देयर विल बी सिक्योरिटी गारंटीज। और जो तीसरी बात है वो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका विल गारंटी इट समहाउ। मतलब अगर यूरोपियंस अपने फौज वहां जमीन पर रखें तो अमेरिका या तो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन। यूरोपियंस वांट एयर कवर फ्रॉम अमेरिका, दे वांट अमेरिकन एयरफोर्स अगर ग्राउंड ट्रूप्स ना भी हो। लेकिन ट्रम्प इज नॉट कमिटिंग टू दैट। वो मेरे ख्याल से डिबेट शुड बी सेपरेट, विल बी सेपरेट विद इन द नेटो और जब स्पेसिफिक्स में आए। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों पे अग्रीमेंट हो गया है कि पोस्ट सीज अमेरिका का कुछ रोल रहेगा। सीज सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को कुछ दी जाएंगी लेकिन नेटो नहीं है। और बेसिकली ज़मीन रशिया को मिलने वाली है। एक बात और जानना चाहता हूँ कि अब ज़ेलेंस्की को ट्रम्प ने आगे तो कर दिया है, लेकिन पुतिन से वो कैसे निपटेंगे? और क्या पुतिन ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए होंगे, तभी ये ऐलान किया गया? एक मैं दिलचस्प बात बताऊँ आपको, रशियंस और यूक्रेनियंस एक दूसरे की ज़ुबान समझते नहीं है। यूक्रेनियन अपैरेंटली इज़ क्लोज़र टू पोलिश एंड देन रशियन। तो अगर ये अनलेस ज़ेलेंस्की को रशियन आती है तो वरना वो दोनों की भी मीटिंग विल बी विद इंटरप्रेटर के साथ। तो आई एम सरप्राइज ऑनेस्टली मुकेश जी, मुझे वो जो सेकंड मीटिंग की जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इट इज लाइक थ्रोइंग जेलेंस्की टू द शार्क। जेडी वैंस तो कुछ भी नहीं है, पुतिन कच्चा खा जाएगा जेलेंस्की को। और आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज पुतिन हैज नॉट अग्रीड टू मीट जेलेंस्की। उसने कहा तो ज़ेलेंस्की तो लेजिटिमेट भी नहीं है, इसकी तो इलेक्शन भी नहीं हुई, ही इज़ नॉट अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूक्रेन, ये तो कई बार कह चुका है। इनफैक्ट ट्रंप ने, आपने देखा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें तो पूछ भी लिया कि तुम इलेक्शन करवाओगे या नहीं, तो उसने जवाब दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब जंग शुरू होती है तो इलेक्शन नहीं होते। ट्रंप को आइडिया आ रहा था, वो कह रहा था यानी 3.5 साल के बाद अगर जंग हो गई तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। सो आई थिंक दैट विल बी, वो बात अटकेगी कि पुतिन विल नॉट वांट टू मीट विद ज़ेलेंस्की। उसको फ्रॉम पुतिन्स पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़ेलेंस्की को लेजिटिमाइज कर रहा है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेकिन यूक्रेन। ये ट्रम्प के लिए फजीहत की बात हो जाएगी कि वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि इनकी बाइलेटरल मीटिंग होगी, फिर पार्टाइट होगी जिसमें मैं भाग लूंगा। हाँ, हम ये तो प्लान तो उनका ये है, बट पुतिन की तरफ से अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई। और बीच में मीटिंग के दौरान पुतिन से बात फ़ोन पे की है उसने। तो मेरे ख़्याल से दैट मस्ट बी द थिंग दैट दे मस्ट हैव कॉल्ड कि क्या मिलोगे तुम ज़ेलेंस्की के साथ इन अ बायलैटरल मीटिंग। एंड मतलब उसका कोई उस फ़ोन कॉल के बारे में कोई तफ़सील नहीं मिली कि मतलब ट्रंप ने एक्चुअली मीटिंग रोक कर दूसरे कमरे में जाके बात किया पुतिन से, फिर वापस ही केम बैक एंड देन द मीटिंग कंटिन्यूड। तो उस मीटिंग वो फ़ोन कॉल का अभी रीड आउट तो ख़ैर आएगा नहीं, बट डिटेल्स भी हमको जो शेयर भी कुछ नहीं किया गया।
तो दैट इज आई एम वेरी सरप्राइज कि ये बायलैटरल, आई कैन अंडरस्टैंड कि ट्रम्प वहां पे टेरिटोरियल डिस्कशंस क्यों नहीं करना चाह रहे, बस वो दबाव बाद में डालेंगे जेलेंस्की पे कि आप ये डील एक्सेप्ट कर लें। यूरोपियंस बहुत परेशान है, दे थिंक कि ट्रम्प इज टॉकिंग लाइक पुतिन, मतलब वो पुतिन की तरह से बात कर रहे हैं, पुतिन की तरफ से बात कर रहे हैं। ये तो चाह रहे थे कि मतलब ये तो परपेचुअल जंग चाहते हैं ना यूरोपियंस और लिबरल्स और डेमोक्रेट्स अमेरिका में। वो मीटिंग्स जो मैं देख रहा था उसके बाद जो मीट द प्रेस वगैरह यहाँ संडेज को काफ़ी शोज होते हैं, और तो जिस तरह से जो मीडिया पूछ रही थी कि भाई आप सीज फायर के बगैर कैसा नेगोशिएशन कर ली, तो सीज फायर नहीं होता। अगर नेगोशिएशन, अगर ट्रम्प पुतिन से कहते हैं कि सीज फायर इज अ प्री कंडीशन टू मीट, तो पुतिन तो मिल ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है इतने दिन जो लगे हैं ये मीटिंग के लिए इज बिकॉज के वो सीज फायर वाला प्री कंडीशन था और पुतिन हैज नॉट अग्रीड, स्पेशली अब जब पुतिन इज गेनिंग लैंड। देखिए जो हिस्से पुतिन को चाहिए ना, डोंबास के जो ऊपर के जो हिस्से हैं, 2 प्रोविंसेस, उसमें सिर्फ 70% है रशिया के हाथ में, 30% अभी भी यूक्रेन के हाथ में है। जो नीचे के जो है ज़पोरोज़िया और खरसोन जो है, दैट इज़ नॉट हिज प्राइम गोल, उसको ऊपर का चाहिए। ये जो नीचे खरसोन इसलिए चाहिए कि ही हैज़ एक्सेस स्ट्रेट टू उनका जो नेवी बेस है क्राइमिया में, उसके लिए डायरेक्ट बेस के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है कि दैट दैट वो बात खटकेगी खासतौर से यूक्रेनियंस के लिए कि भाई हमने जो ज़मीन अभी हारी भी नहीं, उसे भी देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे स्वैप की बात आ सकती है कि ठीक है, क्योंकि एक छोटा-सा हिस्सा रशिया का अभी भी यूक्रेन के हाथ में है, लेकिन वो बहुत छोटा है, बिल्कुल बारीक-सा हिस्सा है। क्या उसके बदले इसको 30% पूरा डोंबास रीजन दे देना पड़ेगा? वो दोज़ आर सेपरेट डिटेल्स, बट आई थिंक पुतिन अगर मिल भी लेते ना ज़ेलेंस्की के साथ वन ऑन वन, देन ही विल ट्रीट इट लाइक अ कंसेशन, कि ये मैं कंसेशन कर रहा हूँ अमेरिका को ट्रम्प के खातिर, या वो सर्गेई लैवरव को भेज देंगे देखना लास्ट मिनट पे टू नेगोशिएट विद ज़ेलेंस्की, और कहेंगे कि बात अगर हो गई तो ट्रम्प के साथ फाइनल कर लेंगे। आई मीन ही कैन डू दैट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि हॉट माइक का एक एपिसोड हो गया, जहाँ हाँ, पर हाँ, ट्रम्प जो बात कर रहे थे मैक्रोन के साथ, वो माइक पे पकड़ा गया और बहुत ही बचकानी वाली बात थी वो जो ट्रम्प कह रहे थे कि पुतिन ये मेरे खातिर डील कर रहे हैं। यानी नॉट फॉर इनके खातिर, क्या कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले या आई मीन हाउ कैन यू बिलीव दैट एंड हाउ कैन यू इवन से दैट, यू नो कि अ, आई फाइंड इट वेरी बिज़ार कि ही समटाइम्स थिंक्स लाइक अ रियल चाइल्ड, बच्चे की तरह सोचते हैं। तो ये बताइए कि अगर हो सकता है कि ट्रम्प ने पुतिन को वादा कर दिया हो कि ये हो जाएगा और इसीलिए वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हो गए हों कि जब हमारी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मिलकर ठप्पा लगा देते हैं डील पर। देखिए, ट्रम्प गोज़ अहेड ऑफ इट। लेट्स से कि पुतिन ने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ, तो ही विल अज्यूम कि ही हैज़ एग्रीड। सो दैट इज़ वन रिस्क विद ट्रम्प। लेकिन इसमें पुतिन और ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत बुरा खतरा है, क्योंकि अगर ट्रम्प को ऐसा लगता है कि मैंने जो करना था वो कर दिया, ये दोनों ने या ज़ेलेंस्की ने या पुतिन ने मुझे धोखा दिया और सीज़फायर नहीं हुआ, तो ही इज़ गोइंग टू टर्न ऑन दैट कंट्री इन बहुत ही मतलब जितना वो दम लगा सकते हैं ना लगा देंगे, टैरिफ्स का ये वो, मतलब ज़ेलेंस्की को बोल देंगे कि बंद कर देंगे पूरी की तरह एड, हथियार भी बेचना शायद बंद कर दे। ही कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ज़ेलेंस्की। देखिए ज़ेलेंस्की ने तो सूट भी खरीद के नया पहन के आए थे उस मीटिंग में। सो सो इवन फॉर पुतिन दिस इज़ अ रिस्क कि अगर मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ ट्रम्प रीड्स इट, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी, किसी के एडवाइजर की नहीं लेंगे, मीडिया की, लेकिन वो अपनी खुद की रीडिंग पे ही विल ट्रस्ट। अगर उनकी रीडिंग में ऐसा है कि जेलेंस्की की वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ या पुतिन की वजह से सीज फायर नहीं हुआ, वो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। एंड आई थिंक कि पुतिन से अगर वो नाराज हुए तो उसका इंडिया पे भी काफी नुकसान हो सकता है। द फर्स्ट टारगेट विल बी इंडिया बिफोर
और रशिया। आपने नवारो का भी आर्टिकल पढ़ा होगा आज ही के दिन। इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस कि आज के दिन वो आर्टिकल सुबह-सुबह छपा है फाइनेंशियल टाइम्स में। तो इट्स अ रिस्क फॉर ऑल ऑफ देम। अब ज़ेलेंस्की अगर क्या स्मार्ट है। यूरोपीय देश भी इसी वजह से जी हुजूरी में लगे हैं? उनकी नहीं, तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं, नहीं है, उनको भी डर सता रहा है और यू नाटो में शेयर बढ़ाने के दबाव तो है ही। देखिए, यूरोप के लिए तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि हुसूर पुतिन का हो और ट्रम्प ये नाराज़ हो जाए और बिल्कुल वापस बाइडेन बन जाए वो। मतलब गुस्से में ही बिकम्स लाइक बाइडेन कि जो भी चाहिए तुमको ये लो, लड़ो। बट दे आर आल्सो अफ्रेड कि दे डोंट वांट टू बी कंप्लीटली साइडलाइन्ड। मतलब बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं बनना चाह रहा है यूरोप। तो वो आने का म देखिए आप, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 24 घंटे के अंदर ये तो इट इज़ अनबिलीवेबल कि इतने सारे लीडर्स अपने सारे काम-धाम छोड़कर ये भागे-भागे यहाँ आए, राइट? सो दैट टेल्स यू कि हाउ बिग एन इश्यू यूक्रेन इज़ फॉर यूरोप और उनकी फ्यूचर के लिए। वो बहुत डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प से। बट अगर मैं ज़ेलेंस्की हूँ, तो इफ आई रियली डोंट वांट टू टेक द डील, तो ही हैज़ टू मेक इट एज़ इफ यूरोपियंस की वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ ये डील। और जो गुस्सा जो ट्रम्प का आएगा वो यूक्रेन की तरफ नहीं बल्कि मतलब इसी ट्रम्प को कन्विंस कर दें कि मैं और रशिया तो तैयार थे लेकिन ये यूरोपियंस वर नॉट रेडी, तो गुस्सा उधर डाइवर्ट भी हो सकता है। दैट इज़ आल्सो अ थर्ड हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी। वो पड़ोसी देश हैं, उनसे एक बार तो आप डिच करोगे तो फिर आपको बाकी ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा यूक्रेन को। तो प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ है कि ये जो मिसाल के तौर पे जो गाज़ा की तरफ यूरोपियन लीडर्स की पॉलिसीज़ बदल रही है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उनको कोई मतलब ख्वाब में कृष्ण भगवान आके उनको गीता रिवील की है। ऐसी कोई मतलब मॉरल क्लैरिटी सडनली नहीं आई। वो पब्लिक का रुख देखकर वो पुलिस। तो ये लीडर्स ने, ख़ास तौर से यूरोपियन लीडर्स ने पिछले 2-3 साल से, ये जब जंग शुरू हुई मैंने काफ़ी आई स्पेंट सम टाइम इन यूरोप, ख़ास तौर से लंदन में भी था मैं। तो जिस तरह से ये यूरोपियन लीडर्स बात कर रहे थे, उन्होंने पब्लिक को बहुत प्राइम कर दिया था रशिया के खिलाफ और प्रो यूक्रेन की। मतलब उनके लिए कंसेशंस इतने सारे, जो रेफ्यूजीज़ आए वो जस्टिफाई किए, रेफ्यूजीज़ का जो कॉस्ट वगैरह था। तो अब क्या है, ये फँस गए ना कि मतलब पब्लिक को इन्होंने एक पूरा प्राइम कर दिया टू बी सपोर्टिव ऑफ यूक्रेन, फिर ये सडनली पलट के भाग नहीं सकते। सो दे आर कमिटेड टू इट। हालाँकि आई थिंक इन प्राइवेट वो समझ जाएँगे कि हमने गलती कर दी बाय पुशिंग नेटो सो मच। और ये बात कोई नई बात नहीं है मुकेश जी, 2008 से चले आ रहा है ये। जॉर्जिया को जब इन्होंने बात की, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जॉर्जिया के स्कॉलर से बात कर रहा था, तो एटलीस्ट शी वाज़ मोर ऑनेस्ट देन यूरोपियंस इस मामले में। शी सेड हाँ, हमने तेज़ी की, हमारे लिए यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा अहमियत है बिकॉज़ वी थिंक कि हमको फाइनेंशियल एड बहुत मिले। मतलब वो जॉर्जिया, यूक्रेन वगैरह। देखिए जो यूक्रेन की जो पर कैपिटा इनकम है ना, तेलंगाना से कम है। यूक्रेन इज़ $5000 पर कैपिटा, तेलंगाना इस वक़्त 5200 है। तो इंडिया में गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, सिक्किम, गोवा आर रिचर स्टेट्स देन यूक्रेन। तो यूक्रेन बहुत गरीब मुल्क है। इसे हैरत की बात है कि इतने दिन वो खड़े रहा रशिया के खिलाफ। रशिया की पर कैपिटा इज़ 13,000। तो यूक्रेनियंस मतलब समझते हैं कि द मोमेंट वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएँगे, तो एकदम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 5000 से 15000 जैसा पोलैंड की होगी। अगर आप जाके पोलैंड को देखें, पोलैंड बहुत तरक्की किया है पिछले 20-25 साल में इन टर्म्स ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ वगैरह। सो स के सब देखते हैं कि जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के हिस्से में बन गए, उनकी किस्मत खुल गई है इकोनॉमिकली। जर्मनी से इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, ट्रेड, जॉब्स वगैरह, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर देम। तो जॉर्जिया तो खुलेआम कहता है कि हम वी वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ ईयू। तो उसके वजह से रशिया घुस के आ गया था उनके पास। एंड सो यूक्रेन भी वही स्ट्रैटेजी, मतलब सबके पास एक ही स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट मेरे एक शो पर एक नॉर्थ मैसेडोनिया की स्कॉलर थी। तो नॉर्थ मैसेडोनिया नेटो में है, ईयू में नहीं है। उसको ग्रीस ने ब्लॉक कर दिया है। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो उसने मुझे हँस के कहा, प्रोफेसर खान, वी हैव ओनली यूनी वेक्टर पॉलिसी हमारी। हमारे जो ईस्ट यूरोपियन जो मुल्क हैं,
हमारी एक ही पॉलिसी है, वो है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो के हिस्से बन जाए। यूक्रेन का भी वही मकसद था। सो आई डोंट ब्लेम द यूक्रेनियंस, बट प्रॉब्लम ये है कि आप रशिया के बॉर्डर पे हो और नेटो, अगर वो खाली ईयू के पीछे भागते ना, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ी बात नहीं बनती जो नेटो को जो साथ लेकर आए वो। मैं आज हम्म, टॉम फ्रीडमैन को सुन रहा था, टॉम फ्रीडमैन जो न्यूयॉर्क टाइम्स के, उनका सजेशन ये है कि नेटो में ना डाले, ईयू में डाल दे यूक्रेन को, ताकि 10 साल के अंदर वो इतना अमीर हो जाएगा कि रशिया जलने लगेगा। क्योंकि दे थिंक बिकमिंग पार्ट ऑफ यूरोप विल मेक यूक्रेन रिच, तो वो तो जरूर है कि देयर बी ह्यूज एडवांटेज। ये बहुत ही गरीब मुल्क है ना, आप देखिए जर्मनी की पर कैपिटा 55,000 है, इनकी सिर्फ 5,000 है, तो 10 गुना ज्यादा अमीर है जर्मनी। सो दे विल बेनिफिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, लेकिन वो वो यूरोपियंस के हाथ में, दैट हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका। आखिरी सवाल है मेरा, जी। क्या आपको लग रहा है कि अगले 15 दिन में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा, या मतलब समझौते तक पहुंच भी सकते हैं? अगर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होती है तो उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे पूरी तरह से। देखिए, डिपेंड्स ऑन हाउ पुतिन रीड्स व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अगर पुतिन के जनरल्स कह रहे हैं उनको कि और 2 महीने दो, हम पूरा जीत जाते हैं डोंबास का इलाका, वी आर अबाउट टू मेक ए ब्रेक थ्रू, ऐसा लग रहा है कि दे आर अबाउट टू मेक ए ब्रेक थ्रू। बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा था ना, क्योंकि जो ड्रोन्स थे यूक्रेन के, वो बहुत ही, दे आर हैविंग टेरिफिक इम्पैक्ट। फिर उसके बाद ये लिटरली सोल्जर्स को सैक्रिफाइस कर रहा है रशिया ने। कुछ 10 से 20 हज़ार सोल्जर्स मारे गए रशिया के, फॉर 15 मील अंदर आया बस। लेकिन वो अब मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं टू टू अवॉइड द ड्रोन्स वगैरह। तो अगर पुतिन की जनरल्स कहते हैं कि हमको और 2 महीने दीजिए, 3 महीने दीजिए, वी विल टेक मोर लैंड, हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि पुतिन अपने डिमांड से हटेंगे नहीं, और जेलेंस्की के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेलेंस्की ने ट्रम्प की मीटिंग से पहले और अलास्का की मीटिंग से पहले एटलीस्ट 5-6 बार कह दिया कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे ज़मीन, ठीक है? दैट ही हैज़ सेड ऑन मेनी टाइम्स। तो मुझे हैरत हो रही थी कि आज उससे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा किसी रिपोर्टर ने कि आर यू रेडी टू गिव लैंड फॉर सीज़फायर? ये सवाल अगर कर लेते तो उससे जवाब मिल जाता, क्योंकि ही वुड हैव डॉज्ड इट। तो अगर Putin can come out of that second meeting by saying कि Zelensky is not agreeing to this, Zelensky पे ब्लेम करके अगर वो निकल जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल से ही डजंट नीड टू कन्विंस द वर्ल्ड, सिर्फ ट्रम्प को कन्विंस करना चाहिए कि देखो, मैंने तो गया था मीटिंग के लिए। क्या 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 आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने ये काम कर दिया होगा, जेलेंस्की को धमका दिया होगा कि ये तो करना ही पड़ेगा हाँ, और बट इसी शर्त पर आप जाओगे? Zelensky will still try to squirm out of it, देखना। मतलब इतना आसान नहीं है ना, he'll be the man who gave away 20% of Ukraine, देना इतने बड़ी बात थोड़ी, इतना आसान मामूली बात थोड़ी है। So I think if Putin can blame it on Zelensky, then वो थर्ड मीटिंग हो गई ही नहीं। अगर पुतिन कैन फाइंड अ वे टू एंड, देखिए, एक पुतिन की एक बड़ी जीत ये हुई कि सारे नेगोशिएशंस बगैर सीज फायर के हो रहे हैं। आमतौर पे तो सीज़ फायर करके पीस की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, लेकिन मतलब यानी हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़मीन जीत रहे हैं वो, इसलिए तो जंग चल रही है। तो मतलब यूरोप का तो पोज़ीशन सिंपल है, जंग खत्म होने का सिंपल तरीका ये है कि रशिया अटैक करना छोड़ दें और घर चले जाएँ, देन द वॉर इज़ ओवर। तो मतलब अब पुतिन कह रहे हैं बहुत आसान है, यूक्रेन हथियार डाल दे एंड देन द वॉर इज़ ओवर। तो ये सिचुएशन पे है। बट आई थिंक फिलवक्त पुतिन इज सिटिंग इन द बेस्ट पोजीशन, पुतिन की है, और सबसे डेलिकेट पोजीशन जेलेंस्की की है। यूरोप के लिए रेलेवेंस की बात है, रेलेवेंस इज मोर एट स्टेक, मतलब उनको पता चल गया है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दैट इज वो जो रियलाइजेशन हो रहा, हो सकता है इसकी वजह से यूरोप अपने हथियारों में वगैरह, हो सकता है इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स या 15 ईयर्स एक मोर पावरफुल यूरोप एमर्ज हो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। मतलब जिस दिन वो अमेरिका पे भरोसा करना, या अमेरिका पे वो, अगर उनको ये लफ्ज सिखा देना चाहिए आत्मनिर्भर तो अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, देन दे कैन, दे हैव द पोटेंशियल ना, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो,
दे कैन बिकम पोटेंशियली रिच, न्यूक्लियर पावर्स भी हैं उनके पास दो, सो दैट्स वेयर वी आर एट द मोमेंट। नहीं, वो नाटो से निकल के सीधे रूस से एग्रीमेंट कर लें, बात खत्म। जी हाँ, अगर वो वो वार पैक्ट कर लें दोनों आपस में, अमेरिका का रेलेवेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, उनको डर ये है कि अगर नेटो से निकल जाते हैं तो देखिए, जो अगर आप पुराना मैप देख लें ना रशिया का, तो फिनलैंड भी रशिया के हिस्से में था टिल 1917। एस्टोनिया, लाटविया, ये जो बाल्टिक के स्टेट्स हैं ये भी उसके अंदर थे। पोलैंड भी रशिया के हिस्से में था। तो ये मुल्क डर रहे हैं कि अमेरिका के बगैर शायद वो पुराना रशिया हमको फिर से दोबारा कब्जा ना कर ले। तो अगर दे वांट टू मेक ए डील विद रशिया, तो रशिया विल वांट लैंड, मोर लैंड बगैर नेटो के। और अगर एक ऐसी नौबत आ जाती है कि अमेरिका कमज़ोर हो जाता है और रशिया ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, देन ही विल नॉट, मतलब पुतिन ने जो भी सक्सेसर आता है, दैट पर्सन में नॉट केयर इवन अबाउट नेटो। ये अमेरिकन पावर के वजह से नेटो इज़ इम्पोर्टेंट, वरना ही इज़ डिटरमिन्ड के रशिया। बर्जिंस्की ने एक बात कही थी कि बर्जिंस्की पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के, ज़्बिग्niew बर्जिंस्की। उसने कहा था कि विदाउट यूक्रेन रशिया इज़ नॉट एन एम्पायर। तो रशिया नीड्स यूक्रेन टू बिकम एन एम्पायर। तो ये बात तो खटक रही होगी ना उनको। मतलब ये अंग्रेज़ों की तरह बेगैरत तो नहीं है ना कि हर रोज़ उनका एम्पायर का एक हिस्सा चला जाता है। दे आर जस्ट लिविंग, पिछले 75 ईयर्स से श्रिंक हो रहा है बर्तानिया, बट रशिया डजंट तो वांट दैट। तो मतलब अंत में अभी नोबेल पुरस्कार दूर है ट्रम्प के लिए। हाँ, अभी पर वो तो दूर की बात है। देखिए, एक इट हैज़ टू बी लाइक और क्या ये पता 20 तीनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ट्रम्प, पुतिन और ज़ेलेंस्की। दैट इज़ मोर लाइकली अगर सीज़फायर ये कर लेते हैं। उस सूरत हाल में नॉर्वे और जो नोबेल प्राइज़ वाले, दे विल फील हैप्पी टू गिव इट टू हिम। बट ये याद रखने, भूलना नहीं, नोबेल प्राइज़ इन्होंने गांधी को नहीं दिया था। महात्मा गांधी को नहीं दिया, तो ये क्या चीज़ है? मोहम्मद यूनुस को दे दिया, बट नॉट टू महात्मा गांधी। आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ पॉलिटिकल चीज़ है। साइंस और की केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह की बात करें तो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दैट दे हैव अर्न्ड इट। वहाँ पे भी वेरी प्रो वेस्ट बायस है उस अवार्ड्स में भी। बट जो पीस का अवार्ड है वो तो इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।